दोस्तों, पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 20वां भाग, असत्य रूपी विष। 40 साल पहले विलायत जाने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थी आज की तुलना में कम थे। स्वयं विवाहित होने पर भी अपने को कुंवारा बताने का उनमें रिवाज सा पड़ गया था। उस देश में स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले कोई विद्यार्थी विवाहित नहीं होते। विवाहित के लिए विद्यार्थी जीवन नहीं होता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचारी ही कहलाता था। बाल विवाह की प्रथा तो इस जमाने में ही पड़ी है। कह सकते हैं कि विलायत में बाल विवाह जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसलिए भारत के युवकों को ये स्वीकार करते हुए शर्म मालूम होती है कि वे विवाहित हैं। विवाह की बात छिपाने का दूसरा एक कारण ये है कि अगर विवाह प्रकट हो जाए तो जिस कुटुंब में रहते हैं उसकी जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने और हंसी मजाक करने का मौका नहीं मिलता। ये हंसी मजाक अधिकतर निर्दोष होता है। माता पिता इस तरह की मित्रता पसंद भी करते हैं। वहाँ युवक और युवतियों के बीच ऐसे सहवास की आवश्यकता भी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक युवक को अपनी सहधर्मचारिणी स्वयं खोज लेनी होती है। अतएव विलायत में जो संबंध स्वाभाविक माना जाता है उसे हिंदुस्तान का नवयुवक विलायत पहुँचते ही जोड़ना शुरू कर दे तो परिणाम भयंकर ही होगा। कई बार ऐसे परिणाम प्रकट भी हुए हैं। फिर भी हमारे नवयुवक इस मोहिनी माया में फंसे पड़े थे। हमारे नवयुवकों ने उस सोहबत के लिए असत्याचरण पसंद किया जो अंग्रेजों की दृष्टि से कितनी ही निर्दोष होते हुए भी हमारे लिए त्याज्य है। इस फंदे में मैं भी फंस गया। 5-6 साल से विवाहित और एक लड़के का बाप होते हुए भी मैंने अपने को कुंवारा बताने में संकोच नहीं किया, पर इसका स्वाद मैंने थोड़ा ही चखा। मेरे शर्मीले स्वभाव ने, मेरे मौन ने मुझे बहुत कुछ बचा लिया। जब मैं बोल ही न पाता था तो कौन लड़की ठाली बैठी थी जो मुझसे बात करती। मेरे साथ घूमने के लिए भी शायद ही कोई लड़की निकलती। मैं जितना शर्मीला था उतना ही डरपोक भी था। वेंटनर में जिस परिवार में मैं रहता था, वैसे परिवार में घर की बेटी हो तो वो सभ्यता के विचार से ही सही मेरे समान विदेशी को घूमने ले जाती। सभ्यता के इस विचार से प्रेरित होकर इस घर की मालकिन की लड़की मुझे वेंटनर के आसपास की सुंदर पहाड़ियों पर ले गई। वैसे मेरी चाल कुछ धीमी नहीं थी, पर उसकी चाल मुझसे भी तेज थी, इसलिए मुझे उसके पीछे पीछे घसीटना पड़ा। वो तो रास्ते भर बातों के फव्वारे उड़ाती चली, जबकि मेरे मुंह से कभी हाँ या कभी ना की आवाज़ भर निकलती थी। बहुत हुआ तो कितना सुंदर है कह देता, इससे ज़्यादा बोल ना पाता। वो तो हवा में उड़ती जाती और मैं सोचता रहता कि वापस घर कब पहुंचूंगा। फिर भी ये कहने की हिम्मत न पड़ती कि चलो अब लौट चलें। इतने में हम एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़े हुए, पर अब उतरा कैसे जाए। अपने ऊंची एड़ी वाले बूटों के बावजूद 20-25 साल की वो रमणी बिजली की तरह ऊपर से नीचे उतर गई, जबकि मैं शर्मिंदा होकर अभी यही सोच रहा था कि ढाल कैसे उतरा जाए। वो नीचे खड़ी हंसती है, मुझे हिम्मत बंधाती है, ऊपर आकर हाथ का सहारा देकर नीचे ले जाने को कहती है। मैं इतना पस्त हिम्मत तो कैसे बनता। मुश्किल से पैर जमाता हुआ, कहीं कुछ बैठता हुआ मैं नीचे उतरा। उसने मजाक में शाबाश कहकर मुझे शर्माए हुए को और अधिक शर्मिंदा किया। इस तरह के मजाक से मुझे शर्मिंदा करने का उसे हक था, लेकिन हर जगह मैं इस तरह कैसे बच पाता। ईश्वर मेरे अंदर से असत्य का विष निकालना चाहता था। वेंटनर की तरह ही ब्राइटन भी समुद्र किनारे हवाखोरी का मुकाम है। एक बार मैं वहां गया था। जिस होटल में मैं ठहरा था उसमें साधारण खुशहाल स्थिति की एक विधवा बुढ़िया भी हवाखोरी के लिए आकर टिकी थी। ये मेरा पहले वर्ष का समय था, वेंटनर के पहले का। यहाँ सूची में खाने की सभी चीज़ों के नाम फ्रेंच भाषा में लिखे थे। मैं उन्हें समझता न था। मैं बुढ़िया वाली मेज़ पर ही बैठा था। बुढ़िया ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ परेशानी में भी हूँ। उसने बातचीत शुरू की। तुम अजनबी से मालूम होते हो, किसी परेशानी में भी हो, अभी तक कुछ खाने को भी नहीं मंगाया है। मैं भोजन के पदार्थों की सूची पढ़ रहा था और परोसने वाले से पूछने की तैयारी कर रहा था। इसलिए मैंने उस भद्र महिला को धन्यवाद दिया और कहा, यह सूची मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं अन्नाहारी हूँ, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इनमें से कौन सी चीज़ें निर्दोष हैं। उस महिला ने कहा, तो लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और सूची समझा देती हूँ। तुम्हारे खाने लायक चीज़ें मैं तुम्हें बता सकूंगी। मैंने धन्यवाद पूर्वक उसकी सहायता स्वीकार की। यहाँ से हमारा जो संबंध जुड़ा सो मेरे विलायत में रहने तक और उसके बाद भी बरसों तक बना रहा। उसने मुझे लंदन का अपना पता दिया और हर रविवार को अपने घर भोजन के लिए आने को न्योता। वो दूसरे अवसरों पर भी मुझे अपने यहाँ बुलाती थी, प्रयत्न करके मेरा शर्मीलापन छुड़ाती थी, जवान स्त्रियों से जान पहचान कराती थी और उनसे बातचीत करने को ललचाती थी। उसके घर रहने वाली एक स्त्री के साथ बहुत बातें करवाती थी, कभी कभी हमें अकेला भी छोड़ देती थी।
आरंभ में मुझे ये सब बहुत कठिन लगा, बात करना सूझता न था, विनोद भी क्या किया जाए, पर वो बुढ़िया मुझे प्रवीण बनाती रही। मैं तालीम पाने लगा, हर रविवार की राह देखने लगा, उस स्त्री के साथ बातें करना भी मुझे अच्छा लगने लगा। बुढ़िया भी मुझे लुभाती जाती, उसे इस संग में रस आने लगा, उसने तो हम दोनों का हित ही चाहा होगा। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात कह देता। उस दशा में क्या वो चाहती कि किसी के साथ मेरा ब्याह हो? अब भी देर नहीं हुई है, मैं सच कह दूं तो अधिक संकट से बच जाऊंगा। ये सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा। अपनी स्मृति के आधार पर नीचे उसका सार देता हूँ। जब से हम ब्राइटन में मिले, आप मुझ पर प्रेम रखती रही हैं। माँ जिस तरह अपने बेटे की चिंता रखती है, उसी तरह आप मेरी चिंता रखती हैं। आप तो ये भी मानती हैं कि मुझे ब्याह करना चाहिए और इसी ख्याल से आप मेरा परिचय युवतियों से कराती हैं। ऐसे संबंध के अधिक आगे बढ़ने से पहले ही मुझे आपसे ये कहना चाहिए कि मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके घर आने लगा तभी मुझे आपसे ये कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो विद्यार्थी विवाहित होते हैं वे इस देश में अपने ब्याह की बात प्रकट नहीं करते। इससे मैंने भी उस रिवाज का अनुकरण किया, पर अब मैं देखता हूँ कि मुझे अपने विवाह की बात बिल्कुल छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे साथ में ये भी कह देना चाहिए कि मेरा ब्याह बचपन में हुआ है और मेरे एक लड़का भी है। आपसे इस बात को छिपाने का अब मुझे बहुत दुख होता है, पर अब भगवान ने सच कह देने की हिम्मत दी है, इससे मुझे आनंद होता है। क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया है उसके साथ मैंने कोई अनुचित छूट नहीं ली, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि मुझे ऐसी छूट नहीं लेनी चाहिए, पर आप तो स्वाभाविक रूप से ये चाहती हैं कि किसी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। आपके मन में ये बात आगे न बढ़े, इसके लिए भी मुझे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिए। यदि इस पत्र के मिलने पर आप मुझे अपने यहाँ आने के लिए अयोग्य समझेंगी तो मुझे उससे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चिर ऋणी बन चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग न करेंगी तो मुझे खुशी होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो उसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा और उस प्रेम के योग्य बनने का सदा प्रयत्न करता रहूँगा। पाठक समझ लें कि ये पत्र मैंने क्षण भर में नहीं लिख डाला था। न जाने कितने मसविदे तैयार किए होंगे, पर यह पत्र भेजकर मैंने अपने सिर का एक बड़ा बोझ उतार डाला। लगभग लौटती डाक से मुझे उस विधवा बहन का उत्तर मिला। उसने लिखा था, खुले दिल से लिखा तुम्हारा पत्र मिला। हम दोनों खुश हुईं और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वो तो क्षमा के योग्य ही है, पर तुमने अपनी सही स्थिति प्रकट कर दी, ये अच्छा ही हुआ। मेरा न्योता कायम है, अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगी, तुम्हारे बाल विवाह की बात सुनेंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो कि हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। इस प्रकार मैंने अपने अंदर घुसे हुए असत्य के विष को बाहर निकाल दिया और फिर तो अपने विवाह आदि की बात करने में मुझे कहीं घबराहट नहीं हुई। दोस्तों, ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 20वां भाग। इससे आगे की बातें अगली मुलाकात में। मैं मुईन शम्सी हूँ। ये चैनल है नो बकवास बातें खास। धन्यवाद।